तो हेलो गाइस, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड नंबर 150। और अगर तुमने पिछला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर चेक कर लो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमने देखा था कि सावियन का स्काई डीमन पपेट पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था, और सिर्फ रिपेयर नहीं, उसका पावर लेवल 2 स्टार से बढ़कर सीधे 5 स्टार तक जा पहुंचा था। वहीं उस वुड लाइटनिंग पूल की थंडर बोल्ट्स ने सावियन के 10 अर्थ डीमन पपेट्स को भी स्काई डीमन पपेट्स में बदल दिया था। और इसी रहस्यमयी ऊर्जा के बीच सावियन ने 2 जून क्लास में 5 स्टार का ब्रेथ थ्रू भी हासिल कर लिया। ये पल किसी जादू से कम नहीं था। बिजली की लहरों में डूबा हुआ, उसकी आंखों में चमक और दिल में एक नई उम्मीद। लेकिन जैसे ही वो अपने पपेट्स को स्टोरेज में रखने ही वाला था, तभी उस वुड लाइटनिंग पूल के सबसे गहरे हिस्से से अचानक एक अजीब सी डरावनी एनर्जी उठती है, और उसी एनर्जी के बीच से एक बुड्ढा बाहर निकलता है। उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे मौत की गोद से वापस लौटा हो, और वो कोई और नहीं, जेनन एकेडमी का हेडमास्टर मैंकिंची था। उसके पीछे काली बिजली की दर्जनों थंडर बोल्ट्स थी जो पागलपन से उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर सावन के भी होश उड़ जाते हैं, और बिना कुछ सोचे वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगता है। लेकिन बुड्ढा बाकी सारी दिशाएं छोड़कर सीधा उसी के पीछे भागता है। सावियन के मन में जैसे एक तूफान उठता है, एक बेचैनी, जैसे कोई बुरा सपना पीछा कर रहा हो। और फिर बुड्ढा अचानक जैसे हवा में पिघलकर सावियन के बगल में प्रकट होता है। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन अब भी उसमें एक अजीब सी गहराई थी। तू एक 5 स्टार डोजन बन गया और तुझे लगने लगा कि तू इस वुड लाइटनिंग पूल में आ सकता है। क्या तेरा दिमाग सही है? ये सुनकर सावियन का दिल करता है कि दीवार में सिर मार ले। बेचारा बस ट्रेनिंग कर रहा था, और अब ऊपर से बुड्ढा उल्टा उसी पर गुस्सा कर रहा है। पर वक्त नहीं था झगड़ने का। सावियन तुरंत अपने 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करता है और हवा में जैसे बिजली सी दौड़ता है। लेकिन भागते हुए उसकी नजर फिर से उस बुड्ढे पर पड़ती है। कपड़े फटे हुए, बाल पूरे सफेद और चेहरा थका हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक थंडर बोल्ट्स ने उसकी रूह तक हिला दी हो। फिर भी उसका ओरा बेहद पावरफुल था, इतना कि सावियन को खुद महसूस हो रहा था कि ये इंसान ब्लैक थंडर बोल्ट से नहीं डरता। मगर इस वक्त सावियन के लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, जान बचानी है। ब्लैक थंडर बोल्ट्स की रफ्तार तेज थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बुड्ढा भी ये समझ गया था, और फिर वो सावियन से मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल फेलो, तुझसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर वो सामने की स्पेस को फाड़ता है और एक झलक में कई हजार फीट दूर प्रकट हो जाता है। ये देखकर सावियन की रूह कांप जाती है। दिल करता है कि बुड्ढे को कुछ सुना दे, लेकिन जानता था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद वो अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करता, और तभी अपने हाथ को क्लेंच करता है। उसकी पीठ से बोन विंग्स निकलते हैं। जैसे ही वो उन्हें फटकारता है, वो सीधा रॉकेट की रफ्तार से उड़ जाता है। अब वो ब्लैक थंडरबोल्ट से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। उसका दिल धड़क रहा था, पर उड़ान में जैसे एक आजादी का एहसास भी था। कुछ ही देर में उसे लाइटनिंग पूल का किनारा दिखाई देता है, और एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर सावियन उस पूल से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है, और थकावट इतनी ज्यादा थी कि खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। लेकिन इस बार उसकी फटके पूरे 400 चौंस्ट हो चुके थे। वो अपने मन में सोच रहा था, अगर वो ब्लैक थंडरबोल्ट्स मुझसे टकरा जाती तो शायद मेरी राख तक नहीं बचती किसी के हाथ में। वो जमीन पर बैठा घुटनों को थामे हल्के कांपते हुए खुद से कहता है, ये लाइटनिंग पूल वाकई में बेहद खतरनाक है। इसके डीपेस्ट रीजन में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं, वरना वो बुड्ढा मैंकिंची क्या यूं ही बंदरों की तरह पलटियां मारता हुआ जान बचाकर भागता? लेकिन तभी हवा में एक जानी पहचानी मगर भारी और ठंडी सी आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उन ब्लैक थंडरबोल्ट से डर के भाग रहा था? सावियन चौंक जाता है। उसकी नजर घूमती है उस आवाज की दिशा में, और वहीं खड़ा दिखता है वही बुड्ढा, चेहरे पर वही थकी हुई मगर गहरी मुस्कान। वो आगे कहता है, अगर मुझे इस लाइटनिंग पूल की हालत और संतुलन बिगड़ने का डर ना होता तो मैं अब तक उन ब्लैक थंडरबोल्ट्स को खत्म कर चुका होता। सावियन का चेहरा सन पड़ जाता है, एकदम चुप। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की चिढ़ थी। उसका मन करता है बुड्ढे को कुछ सुना दे। मैं जानता था ये आदमी कोई मामूली शख्स नहीं। इतनी पावरफुल एनर्जी उसके चारों ओर घूम रही थी कि गुस्सा भी अंदर ही समा गया। दिल में जितनी गालियां आ रही थी वो सब वहीं रोक दी, लेकिन फिर भी अपने भीतर का सवाल नहीं रोक पाया। सावियन धीरे से पूछता है, पूल के अंदर आखिर वो चीज क्या थी जो हमारा पीछा कर रही थी? मैंकिंची थोड़ा गंभीर होता है और फिर धीमे स्वर में बताता है, वो कोई आम थंडरबोल्ट्स नहीं थी। वो एक मॉन्स्टर ग्रुप है, बिजली से बना हुआ और खुद की इंटेलिजेंस रखता है। सावियन ये सुनते ही जैसे भीतर से हिल जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, मगर फिर भी उसे ये सुनकर उतना झटका नहीं लगता जितना लगना चाहिए था।
शायद इसलिए कि अब उसे अंदाजा हो चुका था ये जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक है। बुड्ढा मुस्कुराता है, एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहता है, लिटिल फेलो, हो सकता है कि अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक ना पहुंची हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड वो काबिले तारीफ है। सावियन हल्के से हंसता है, पर वो हंसी बस बाहर से थी, अंदर से तो उसका मन फिर वही गालियों वाला हो रहा था। मैं तो बस लकी था, वो जबरदस्ती कहता है, पर दिल में सोचता है, लकी? अरे भाई, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। बुड्ढा अब एक कदम आगे बढ़ता है और थोड़ा गंभीर होकर कहता है, उस लाइटनिंग पूल के भीतर जो जीव है वो सभी बिजली से बने हुए हैं, पर वो सिर्फ खतरनाक नहीं है, वो ताकत का जरिया भी हो सकते हैं। अगर कोई उन्हें अब्सॉर्ब करे तो वो उसकी कल्टीवेशन को कई गुना तेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी स्पीड दूसरों से बहुत तेज है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वापस उस डीपेस्ट रीजन में चले। सावियन का चेहरा उतर जाता है, उसे अब समझ आ जाता है ये बुड्ढा तो बहुत पहले से उसे धीरे धीरे वही ले जाना चाह रहा था जैसे बोतल में बंद करना हो। सावियन तुरंत ही अपने सिर को ना में हिला देता है, साफ सीधा और बिल्कुल भी न झिझकते हुए। वो जानता था एक थंडरबॉल ही काफी थी उसे मिटा देने के लिए। अब चाहे कोई उसे घसीट कर भी ले जाए, वो उस लाइटनिंग पूल के अंदर दोबारा कदम नहीं रखने वाला। और ऊपर से इस बुड्ढे पर तो वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। सावियन के मना करते ही मंग थियनची मुस्कुराता है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, आजकल की यंग जनरेशन में साहस की थोड़ी कमी है। फिर उसकी नजर सावियन पर टिकती है, वो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, खैर ये तो हमारी किस्मत थी कि हम दोनों मिल पाए। मेरा नाम है मैंग, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे जैसे यंग लड़के ने मेरे बारे में पहले कभी सुना होगा। सावियन थोड़ा सोच में पड़ता है, लेकिन उसके जेहन में ऐसा कोई नाम नहीं आता जो इस बुड्ढे की ताकत से मेल खाता हो। और जब मैंग ये देखता है कि सावियन को कोई अंदाजा नहीं है तो वो भी थोड़ा उदास हो जाता है। तभी वहाँ एक और एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है और सावियन की नजर जाती है हेचिंग की तरफ, जो सीधा उसकी ओर भागते हुए कहता है, लेटर ब्रदर सावियन, क्या तुम ठीक? ही नजर भी उसी पर पड़ती है और वो थोड़े झटके में कहता है, तुम ड्रैगन ट्राइब से हो? फिर उसकी नजर सावियन की ओर जाती है। एक गहरी सांस लेते हुए वो कहता है, अगर तुम सच में ड्रैगन ट्राइब से हो तो मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लिटिल फेलो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, लेकिन अभी भी हमारे बीच काफी फर्क है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और इससे पहले कि सावियन कुछ कह पाए, वो बुड्ढा हवा में स्पेस को चीरते हुए गायब हो जाता है। सावियन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, थोड़ी राहत, थोड़ी थकान और थोड़ी सी बेबसी के साथ। सावियन का ध्यान अचानक एक आ रही ताकत की ओर जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि हैकिंग होता है, जो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन जैसे ही वो सावियन को सही सलामत देखता है, उसके चेहरे पर चैन की एक गहरी सांस उतर आती है। हैकिंग धीरे से कहता है, ग्रेट ड्रैगन एम्परर ने तुम्हारे ऊपर एक सील छोड़ दी थी, वरना तुम्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता। सावियन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो हमें वापस चलना चाहिए। हैकिंग की आंखें थोड़ी चमक उठती है, वो भी इस रहस्यमयी जगह से थक चुका था। वो बस सिर हिलाता है और अगले ही पल वो एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। सावियन भी बिना कोई देर किए हवा की तरह उसके सिर पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर एक हल्की सी गूंज के साथ दोनों ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वो जा रहे थे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड की ओर, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से गायब होते हैं, उस जगह की स्पेस एक बार फिर से फ्लक्चुएट होती है और वही बूढ़ा फिर से प्रकट हो जाता है। वो उसी दिशा में देख रहा होता है जिस तरफ सावियन और हैकिंग गए थे। वो बुदबुदाता है, सावियन, ये नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब सीन बदलता है, हम देखते हैं एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड। जैसे ही सावियन और हैकिंग वहां पहुंचते हैं, उनके सामने एल्डर जूली प्रकट हो जाते हैं। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लीडर फ्रेंड सावियन, फाइनली तुम लौटा है। सावियन उन्हें सम्मान पूर्वक ग्रीट करता है और तभी उसकी नजर जाती है एल्डर जूली के पीछे खड़े दो और शख्सियतों पर जिन्हें वो पहले कभी नहीं देख पाया था, लेकिन उनकी आभा महसूस करते ही उसे समझ आ जाता है ये दोनों कम से कम 80 स्टार या उससे ऊपर के स्तर के योद्धा हैं। एल्डर जूली सावियन की हैरानी देखकर खुद बताने लगते हैं, ये हमारे एशियन वो ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स हैं। सावियन तुरंत उन्हें ग्रीट करता है और वो दोनों एल्डर्स भी मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था ये वही सावियन है जिसके संबंध ग्रेट ड्रैगन एम्परर से है। उसे हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, यंग मास्टर सावियन। सावियन तुरंत घूमता है और सामने खड़ी होती है क्विंगलिन, उसकी पुरानी साथी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आती है। वो पूछता है, क्विंगलिन, तुम ट्रेनिंग से कब बाहर आई? क्विंगलिन थोड़ा गर्व के साथ बताती है, ये सब एंशिएंट ड्रैगन टॉम की होरर और एल्डर्स की मदद से मुमकिन हो पाया। उनकी मदद से ही मैं 9 हेड एंशिएंट हेवली सरपेंट
की सोल को रिफाइन कर पाई हूँ। एल्डर जूली वही मुस्कुराते हुए कहते हैं, हालांकि रिफाइनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब वो सरपेंट क्विंगलिन के लिए कोई खतरा नहीं है। सावियन ध्यान से क्विंगलिन को देखता है और उसके अंदर की स्ट्रेंथ को महसूस कर चौंक जाता है। 6 स्टार, एक ही बार में 2 जोन के 5 स्टार को पार कर लेना, ये तो हद से बाहर है। वो मन ही मन सोचता है, अब क्विंगलिन 6 स्टार पर है और अगर वो अपना ट्रिपल जेड ग्रीन फ्लावर पीपल आई भी यूज करे तो वो सीधा 7 स्टार 2 जोन के साथ टक्कर ले सकती है। ये सोचकर वो एल्डर जूली से पूछता है, एल्डर क्या लिटिल गर्ल जिया अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ चुकी है? एल्डर जूली थोड़ी गहरी सांस लेकर जवाब देते हैं, इस बार ग्रेट ड्रैगन एम्पर को बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा, वो कब ट्रेनिंग से निकलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही सावियन एल्डर जूली की बात सुनता है वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर आए काफी टाइम हो गया है, अगर अब भी देर कर दी तो मेरे टीचर टेंशन में आ जाएंगे। एल्डर जूली उसे रोकते नहीं बल्कि हंसते हुए कहते हैं, ठीक है। फिर वो अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ सिल्वर जेड टोकन निकालते हैं। वो टोकन जैसे थोड़ी सी मैजिक जैसी चमक लिए होता है। वो उसे सावियन को देते हुए कहते हैं, इसे अपने पास रखो, जब भी तुम्हें हमारी मदद चाहिए हो इसे तोड़ देना, इससे एक स्पेशल रास्ता खुलेगा जो तुम्हें सीधा हमारे आइलैंड ले आएगा। सावियन टोकन को पकड़ता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है, अगर कभी कोई परेशानी आई तो मैं जरूर आपकी मदद करने लौटूंगा। एल्डर जूली बस मुस्कुरा देते हैं। तभी हेजिंग हाथ हिलाते हैं और हवा में एक स्पेशल दरार सी बन जाती है। सावियन, क्विंगलिन और हेकिंग उस दरार में चले जाते हैं। अब सीन बदलता है, एक पहाड़ों वाला इलाका दिखता है जहाँ वही दरार खुलती है और तीनों बाहर आ जाते हैं। हेकिंग सावियन की तरफ देखकर बोलते हैं, लीडर ब्रदर, अगर तुम नॉर्थ की तरफ जाओगे तो बस आधे दिन में फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाओगे, लेकिन फिलहाल हमारे ट्राइब में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें वहां तक नहीं छोड़ पाऊंगा। सावियन हंसते हुए कहता है, बिग ब्रदर हेकिंग, आपका बहुत शुक्रिया। हेकिंग भी हंसते हैं और बोलते हैं, बस एक बार ट्राइब का काम निपट जाए, फिर दोनों मिलकर होल ऑफ सोल के बुतों की धुनाई करेंगे। सावियन भी हंस पड़ता है। तभी हेकिंग फिर से हाथ हिलाते हैं और एक और दरार बनती है। हेकिंग उसमें दाखिल हो जाते हैं और वो रास्ता बंद हो जाता है। सावियन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है, फिर वो नॉर्थ की तरफ देखता है और क्विंगलिन के साथ फुल स्पीड में फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकल पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन सीधा कट होता है। हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल को। वहाँ मास्टर यालो फेंगजुन से बातचीत कर रहे होते, लेकिन अचानक मास्टर यालो की आंखें थोड़ी चमकती है। वो कहते हैं, लगता है आखिरकार ये दोनों वापस आ गए। जैसे ही वो ये कहते हैं, सावियन और किंगलिन हॉल के अंदर अपीयर होते हैं और जैसे ही लोग सावियन को देखते हैं सब थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इस बार उसका जो ओरा है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है, इतना कि वहाँ मौजूद कई लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके ओरे को फील करके खुद मास्टर यालो भी कहते हैं, लगता है इस बार की जर्नी तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रही है। सावियन मुस्कुराता है, उनके पास आकर बैठता है और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी जर्नी सुनाता है कि कैसे उसे एंशिएंट बोआ ड्रैगन ट्राइब से मिलना हुआ और क्या क्या उसने फेस किया। सारी कहानी सुनकर मास्टर यालो और फेंगजुन सिर हिलाकर सब नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। सावियन थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, गुड न्यूज क्या है? मास्टर यालो कहते हैं, ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोड्स फ्लेम से जुड़ी है। इतना सुनते ही सावियन की आंखें खुल जाती है। वो सरप्राइज होकर पूछता है, क्या उसका लास्ट मैप फ्रेगमेंट मिल गया? देखो, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोड्स फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है और ये 2nd नंबर पे रैंक करती है। अगर ये सावियन के हाथ लग जाए और वो इसे रिफाइन कर ले तो उसकी पावर सीधा डाउजोन क्लास के पीक पर पहुंच सकती है। सावियन थोड़ी देर के लिए खुद को उसी फैंटेसी में डूबा हुआ महसूस करता है, लेकिन तभी मास्टर यालो ठंडी हवा जैसा एक रिमार्क मारते हैं, इतना आसान नहीं है। सावियन के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके सपने पे बर्फ डाल दी हो। मास्टर यालो समझाते हैं, ये फ्लेम बहुत ही मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि मैंने भी उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। तुम्हें 3 मैप फ्रेगमेंट्स पहले ही मिल चुके हैं, उसके लिए रोज हेवन को थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन जो लास्ट टुकड़ा है उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। सावियन थोड़ा मायूस होकर पूछता है, तो फिर आप किस गुड न्यूज की बात कर रहे थे? मास्टर यालो मुस्कुराते हैं, हमें ये पता चला है कि वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट कहाँ हो सकता है। सावियन थोड़ा चौंकता है, कहाँ? मास्टर यालो जवाब देते हैं, सेंट्रल प्लेन्स में एक स्पेशल स्पिरिचुअल ट्रेड फेयर होने वाली है। ये फेयर हर कुछ सालों में होती है और इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो डाउजोन क्लास के पीक तक पहुंचे होते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ टॉप टियर होनी चाहिए, यानी ये कोई नॉर्मल ट्रेड फेयर नहीं है। सावियन हैरान होकर कहता है, मतलब ये ट्रेड फेयर सिर्फ डाउजोन लेवल के पीक वॉरियर्स के लिए है? ये तो बवाल है।
मास्टर यालो सिर हिलाते हैं। हाँ, और वहीं पर वो आखिरी मैप फ्रेगमेंट भी दिखाई देगा। मुझे ये खबर मेरे कुछ पुराने दोस्तों के थ्रू मिली है और जो उस मैप का ओनर है उसे अच्छे से पता है कि उसके पास क्या है। वो इसे एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन इसके बदले में वो कोई भी मामूली चीज नहीं लेगा। सावियन कहता है, मतलब अगर हमें वो टुकड़ा चाहिए तो हमें भी कुछ हाई लेवल चीज एफर करनी पड़ेगी। मास्टर यालो कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन यही एक रास्ता है और यही वो खबर है जो हमें मिली है। अगर अब भी हम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। ये सुनकर सावियन अपनी मुट्ठी भींचता है। उसकी आंखों में अब एक बार फिर वो फोकस लौट आता है कि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट किसी के भी पास क्यों ना हो, हमें उसे हर हाल में हासिल करना होगा। और गाइज, इस हेवनली फ्लेम के फर्स्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल करने के बाद सावियन हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया था। काफी मुश्किलों के बाद उसने बाकी मैप फ्रेगमेंट्स भी ले लिए और अब जब बस एक ही टुकड़ा बचा है तो वो हार मानने वाला नहीं है। अगर वो किसी भी तरह से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लेता है तो फिर वो हॉल ऑफ सोल से भी भिड़ने के काबिल हो जाएगा और फिर सामने चाहे 9 टायन जून ही क्यों ना हो या फिर कोई और पावरफुल एक्सपर्ट, ये हेवनली फ्लेम उनके लिए काफी होगी। तभी मास्टर यालो हंसते हुए कहते हैं, ये स्पेशल ट्रेड फेयर हर 10 साल में होती है और वहाँ पे काफी सारे मिस्टीरियस ट्रेजर्स अपीयर होते हैं। यहाँ तक कि टायन क्लास की 2 स्किल भी वहाँ मिल सकती है। ये सुन के सावियन के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि टायन क्लास की 2 स्किल्स बहुत ही रेयर होती है और ज्यादातर ये सिर्फ पावरफुल फैक्शंस के पास होती है और वो भी इन्हें जान से ज्यादा संभाल के रखते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे ट्रेजर्स किसी ट्रेड फेयर में कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल खुद सावियन है, जिसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसी स्किल एंशिएंट रून्स से हासिल की थी। अगर उसका लक साथ नहीं देता तो शायद उसे वो 2 स्किल कभी नहीं मिलती। तो इस बार का ट्रेड फेयर कितना हाई लेवल पे होगा, ये सोच के ही सावियन तैयार होने लगता है और तभी वो मास्टर से पूछता है, टीचर, इस ट्रेड फेयर को शुरू होने में कितना टाइम है? मास्टर यालो कहते हैं, बस 1 साल से भी कम टाइम बचा है। ये सुनते ही सावियन सीरियस हो जाता है। उसे देखकर फैंसुनसी हंसती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें हेवनली फ्लेम चाहिए तो उन्हें ढूंढो या फिर डकैती डाल दो उन पे जो इसे पहले से पोजेस कर रहे हैं। और अगर बर्निंग फ्लेम वैली को छोड़ दे तो फिर पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा फैक्शन है जिसके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स? मास्टर यालो स्माइल करते हुए कहते हैं, वो है यान क्लैन। सावियन थोड़ा चौंक जाता है, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। मास्टर यालो बताते हैं, ये 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है। इसे तुम ग्रेट फैक्शन भी कह सकते हो। इनकी स्ट्रेंथ इतनी हाई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर जब मास्टर एंशिएंट क्लैंस के नाम लेते हैं तो वो होते हैं गू क्लैन, हन क्लैन, याओ क्लैन, यान क्लैन, शी क्लैन, ले क्लैन और लिंग क्लैन। तो फिर सावियन पूछता है, टीचर, फिर 8वां क्लैन कौन सा है? मास्टर यालो जवाब देते हैं, वो है साव क्लैन, यानी तुम्हारी खुद की फैमिली। ये सुनकर सावियन शॉक रह जाता है। उसे कभी नहीं पता था कि उसका क्लैन भी एक टाइम पे एंशिएंट ग्रेट क्लैंस में गिना जाता था। मास्टर बताते हैं, एक जमाना था जब साव क्लैन के अंदर एक 2D पैदा हुआ था और उसी की वजह से उनके डिसेंडेंट्स में 2D ब्लड लाइन आती थी। लेकिन अफसोस, वो ब्लड लाइन तुम्हारे एंसेस्टर सावस्वान के बाद कभी एक्टिव नहीं हुई और फिर वो क्लैन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुम्हारे अंदर उस 2D ब्लड लाइन का असर नहीं है, लेकिन तुम्हारी आज की स्ट्रेंथ ये बताती है कि एक दिन तुम उसे दोबारा जगा दोगे। अब मास्टर याओलाओ की ये बात सुनकर शाओयान काफी खुश हो जाता है और उसी खुशी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।